कि तुम्हारा वक्त अच्छा है, किनारा कर लो। वाह, तुम्हारा वक्त अच्छा है, किनारा कर लो। किनारा कर लो। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आएंगे। क्या बात है। कई बात पे हो जाता है कुछ बात, कई बार तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मगर इनको कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको हिंदू और मुसलमान बनने से पहले उनको एक अच्छा इंसान बनाओ। यदि वो एक अच्छा इंसान बन गया, वो तभी एक अच्छा मुसलमान बन सकता है और तभी एक अच्छा हिंदू बन सकता है। अच्छा, आपने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ा, वो बाय चांस आप हार गए, डजंट मैटर, लेकिन अगर जीत जाते तो क्या होता? झिंझाने को क्या विकास मिलता? क्या करते आप झिंझाने? आशीष भाई, अभी आपने बात में एक बात का जिक्र किया कि मैं शुरुआत से समाज सेवा में लगा हुआ और मेरी शुरुआत जो है वो राजनीति से हुई। मैंने भाजपा ज्वाइन किया और लंबे टाइम तक आप भाजपा में रहे, आप पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद भी जब आपके इलेक्शन का टाइम आता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। क्या कारण रहा कि इतने लंबे टाइम पार्टी में हैं, उसके बाद आप निर्दलीय? जो लोग कहते हैं भाई हम गरीब घर में पैदा हुए, छोटे परिवारों में पैदा हुए, ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं है, हम इतने बड़े सपने नहीं देख सकते, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना यह है, यदि हमारे अंदर प्रतिभा है जी, तो गरीबी कोई मायने नहीं। बाजार ऊंचा करा दिया, दुकान में लोगों को पानी भरने लगा। एक दिन रात को पानी भर गया, मैं रात खुद अपने बेटे के साथ में 2 बजे तक बाजार में रहा हूँ। हमारे यहाँ 1864 से नगर पंचायत है जी, 1864। आज तक चेयरमैन ने किसी ने बन के नया क्या करा? जमीर का सौदा करके जी। यदि हम आगे बढ़ रहे तो भैया मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज पार्टी को चापलूसों की जरूरत है, चाटुकारों की जरूरत है, और चापलूसी और चाटुकारी मेरे अंदर नहीं है, ना मैं कभी की और ना मैं कभी कर सकता। हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज पॉडकास्ट का एक न्यू एपिसोड हम शूट कर रहे हैं और आज हमारे खास मेहमान हैं आदरणीय आशीष मित्तल जी, जो कि एक आइकन है एजुकेशन का झिंझाना में। आपने इनकी लोकप्रियता और इनके एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। आज ये हमारे पॉडकास्ट के अंदर मेहमान हैं जो कि एक शिक्षा जगत में शानदार पर्सनैलिटी रखते हैं और शिक्षा में आपका लंबे समय से बहुत अच्छा खासा योगदान है। आदरणीय आशीष मित्तल जी, मैं पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद शायद भाई। कैसे है सर आप? मैं एकदम बढ़िया। एक्चुअली सर, मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ और ख़ासकर आपके सामाजिक कार्यों को और आपकी स्कूल की पॉलिसीज़ को देखता रहता हूँ। इत्तेफाक से हमारा पहली मुलाकात एक अच्छे से कार्यक्रम में स्टेज पे हुई और मेरा हमेशा से मन रहा कि मैं आपके साथ आपकी लाइफ की जो यात्रा रही है, आपकी जर्नी को साझा करूं और उससे जो हमारे यूथ है और मैं खुद उससे कुछ सीखे, ट्राई करें, कुछ हमें भी पता लगे एक्चुअली जीवन क्या है, जीवन को जो हम देखते हैं वो किस तरह से चलता है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती है और किस तरह से उनका निवारण होता है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है, आदरणीय आशीष मित्तल जी हमारे पॉडकास्ट में हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी को शुरू किया और किस तरह से वे संघर्ष के दौर से निकलते हुए अपनी ज़िंदगी को एक आलीशान मुकाम पर लेके आए। तो आशीष जी, प्रॉपर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने ये एजुकेशन जर्नी को कहाँ से शुरू किया? धन्यवाद शायद भाई, बहुत बहुत। आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक मेरे बारे में है, देखो मैं तो बहुत नॉर्मल परिवार में जन्मा पैदा हुआ जी। झिंझाना मेरी जन्मस्थली, कर्मस्थली सब वही है जी। और मेरे फादर बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जी फ्री हो गए तो ये मन में आया कि कुछ काम किया जाए जी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं रहते थे, तो मैंने झिंझाना में ही एक प्राइवेट स्कूल था 5वीं तक जी, उसमें मैंने 1 साल पढ़ाया जी। पढ़ाते पढ़ाते 1 साल में मन में आई कि कुछ और किया जाए, इसे ऐसे काम नहीं चलने वाला जी। मुझे कुछ लोगों ने प्रोत्साहित किया और मैंने एक छोटा सा प्लॉट मेरा फादर ने दिया था मुझे तब जी। तो मैंने धीरे धीरे उस पर स्कूल बनाया गया। नर्सरी से 5वीं तक का स्कूल 94 में मैंने स्टार्ट किया। 97 में जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ भी टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई थी शादी से पहले ही जी। तो हम दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की और 97 में मेरी शादी हुई। उसी साल हमने अपने स्कूल की एफिलिएशन कराई 97 में 5th तक की। उसके बाद दोनों ने लगे रहे, मेहनत करते रहे
पहले एक छोटा सा प्लॉट में स्कूल था, फिर उसको पीछे 2003 में हमने बड़ा स्कूल बनाया, जूनियर की मान्यता ली और वो लगातार चलता रहा जी। स्कूल की शुरुआत तो मेरी ऐसे हुई। अच्छा आशीष जी, जैसा आपने एक स्कूल स्टार्ट किया और स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे उसमें आते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, तो आपने स्कूल चलाते हुए क्या अनुभव किया? क्या आपको लगा कि मुझे शिक्षा जगत में ही रहना चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए, या हमारे युवाओं को किस तरह से शिक्षा जगत में अपना योगदान देना चाहिए? देखो, मैं एक ऐसे कस्बे में रहता हूँ जहाँ 50-50% आबादी है जी। 50% हिंदू, 50% मुस्लिम आबादी है। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मेरा इतना प्यार कस्बे में है जी। मैं किसी भी राज्य में चला जाऊं, मेरी सीधी एंट्री घर में है जी। मुस्लिमों में ऐसे बहुत परिवार है, ऐसे बहुत मित्र हैं मेरे, जो आज भी यदि उनको कोई समस्या होती है तो फोन मेरे पास आता है, भाई क्या करें जी। और रही बात जो हमारे, देखो जब काम करता है, छोटे बच्चे, बड़े घर के, छोटे घर के सब आते हैं जी। मेरे लिए बड़े हर्ष की बात यह है कि यदि कोई बच्चा मेरे पास आया, कोई गार्जियन आया, उसने कहा कि मेरा स्थिति ऐसी नहीं, आर्थिक स्थिति कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, मगर तुम भेजो, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा। उसका एक एग्जांपल मैं केवल आपको दूंगा। जी। एक लड़का झिंझाने का ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो मेरे यहाँ पे नौकरी करता था जी। नौकरी करते करते उसके मन में आई, कहने लगे सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी। मैं कोई बात नहीं, हमने उसको उसी दिन से काम छोड़ भाई क्लास में बैठाना शुरू किया। जी। आप विश्वास नहीं करोगे शायद भाई, जी। उस बच्चे ने, हमने शायद 6th में उसका एडमिशन करा, 7th में कराया था। जी। 7th 8th 9th करता रहा वो, 10th में उसने हमारा पूरा ब्लॉक फोन टॉप किया यूपी बोर्ड में। अच्छा। 12th टॉप किया। ओह। 12th टॉप करने के बाद में उसने स्कॉलरशिप में बीटेक की और बीटेक करने के बाद उसने उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। फिर बाद उसने बीटीसी की। आज वो प्राइमरी टीचर है और शायद 50-60 हजार रुपए महीना वो बच्चा ले रहा है। क्या? अच्छा, जो लोग कहते हैं भाई हम गरीब घर में पैदा हुए, छोटे परिवारों में पैदा हुए, ज्यादा अच्छे पैसे नहीं है, हम इतने बड़े सपने नहीं देख सकते, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, मेरा मानना यह है, यदि हमारे अंदर प्रतिभा है जी, तो गरीबी कोई मायने नहीं रखती। मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं कोई बड़े परिवार से नहीं था जी। आदमी की सोच नहीं गरीब होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब सोच गरीब हो जाएगी तब व्यक्ति गरीब होगा, तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम भले ही गरीब रहे लेकिन मानसिक रूप से हम हमेशा रिच रहे। क्या? और हमारे आगे बढ़ने का यही कारण है। मेरे से बड़े बड़े बहुत आदमी कस्बे में हैं, सही बात। लेकिन मैं अपना एक स्थान, वो उनके मन में कुछ भी हो। हाँ। क्योंकि एक बात और भी आपको समाज में माननी पड़ी हो, किसी भी कास्ट की बात हो, जी जी किसी भी कास्ट में यदि कोई बड़े लोग हैं जी, वो कभी छोटे लोगों को उभरते हुए नहीं देख सकते। जी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मैंने एक विद्यालय की शुरुआत की और एजुकेशन में झिंझाने को एक अच्छी चीज़ देने का प्रयास किया, मेरी बीवी ने, फैमिली ने, सब ने कोऑपरेट किया। बहुत क्यों। और आपने एक बात ये बताई कि जो युवा होता है, अगर वो सच में ठान लेता है, एक बच्चा जो कुछ नहीं था, जब उसने अपना मन बनाया तो उसने अपनी मंजिल को किस तरह से प्राप्त किया। पैसे की व्यवस्था नहीं थी, चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपना मुकाम हासिल किया। वो जरिया आप बने, ये मैं बोलूँगा कि ये आपने उसको रास्ता दिखाने का जो कार्य किया वो बहुत ही सफल कार्य था, और उसकी ज़िंदगी में सफलता का जो रास्ता खुला है वो उसी जरिए से भी खुला है। तो ये जो आपका विद्यालय है DAV, इसके पीछे का क्या कारण है? झिंझाना ही आपने चुना, क्यों झिंझाना चुना, और ये झिंझाने के बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? किस तरह की एजुकेशन आपके विद्यालय में प्रोवाइड होती है? किस तरह के टीचर्स आपने रखे हुए हैं? स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा क्या है DAV स्कूल में जहाँ पर बच्चों को हमें भेजना चाहिए, और आपने वो स्कूल झिंझाना में स्टार्ट किया? देखो, मेरा सपना कभी पैसा कमाना नहीं रहा जी। पैसा कमाने के मेरे बहुत मौके आए जी। मैंने प्रिंट मीडिया में 18 साल काम किया। अच्छा। मैं दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ शामिल रहा, मैं हिंदुस्तान अखबार ब्यूरो चीफ शामिल रहा, मैं राष्ट्रीय सहारा ब्यूरो चीफ शामिल रहा, और अनेक बहुत ऐसे काम थे। जी। लेकिन जब विद्यालय हमने खोला तो उस टाइम हमारा कोई ऐसा विजन नहीं था। हाँ। झिंझाने में इसलिए खोला भाई हमारी अपनी जगह थी, और बनाने के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम करके हमने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बाहर जगह खरीदना आप भी समझ सकते हो। और
मैंने अपने कस्बे में, अपने विद्यालय में वो चीजें हैं आज भी जी। जो बड़े शहर में आप जाओगे वहां आपको मिलेगी। जैसे स्मार्ट क्लास मेरे 12-14 कोण में आज भी 43 इंच की एलईडी लगी हुई है। हाँ। बड़े पैनल 75 इंच का, 100 इंच का पैनल आता है, जो एजुकेशन पैनल आजकल वो मेरे विद्यालय में मौजूद है। पूरा कैंपस में 30 कैमरे लगे हुए हैं हर क्लासरूम में। बच्चा यदि बाहर भी निकलेगा तो मुझे ऑफिस में बैठे दिखेगा कौन कहाँ जा रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है। मेरी कंप्यूटर लैब ऐसी, आपको सीबीएसई के स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं मिलेगी ऐसी। नॉर्मली जूनियर हाई स्कूल में 2 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर होते हैं जी। मेरे 10 सिस्टम की लैब है और 10 के 10 बिल्कुल अभी न्यू ब्रांड मैंने 2 साल पहले लिए थे, एकदम चकाचक चलते हैं जी। लेकिन मुझे एक बात का दुख ये है, हमने ये बात देखी है आमतौर पर जी। आज लोग बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कई बार मैं कहता हूं कि छोटी जगह भी बहुत अच्छी चीज आपको मिल सकती है। सही। मेरे बच्चे पढ़ाए हुए आज इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और बेचारे मैं ये नहीं कहता कुछ लोग मजदूर भी कर रहे हैं कि अपने अपने भाग्य की बात नहीं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है जब भी कोई आए उसको मोटिवेशन दो, बच्चों को पढ़ाओ। मेरा पढ़ा हुआ एक बच्चा हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अपना ये रहा कि सोच पॉजिटिव रही और मन में ये रहा कि जो कोई आए वो कुछ यहाँ से लेके जाए। अभी मैं देख रहा था आपका ग्रेजुएशन डे जस्ट आपने सेलिब्रेट किया। मैं बहुत एक्टिविटीज डेली बच्चों की कराता हूँ। बहुत एक टीचर मेरा केवल इसलिए पॉइंट है और सुबह शाम तक जितनी नर्स प्ले की, नर्सरी की, केजी की जितनी एक्टिविटीज होती है तमाम बच्चों की, उनको शूट करना, उनको एडिट करना, उनके पेरेंट्स तक वो भेजना। अच्छा। एक टीचर केवल इसीलिए है। अच्छा गुरुजी, जैसा आपने बताया कि आप एजुकेशन में तो अपना योगदान दे ही रहे हैं और आपको समाज सेवा का बड़ा शौक है। मैंने भी कई सारी वीडियोस और कई बार आपको देखा है समाज सेवा करते हुए। तो आप अपनी समाज सेवा के बारे में बताइए, किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से आपने लोगों की मदद की है? देखो, समाज सेवा जब मैं बचपन में था जी, तो मेरे परिवार बड़ा कमजोर स्थिति में था और हम लोगों से अपने काम के लिए कुछ अमदगार घूमते फिरते थे। भाई हमारा ये काम करा दो, हमारा ये करा दो, हमारा ये करा दो। कोई खड़ा होता था, कोई नहीं होता था। तो वहां से मेरे मन में किया यार इसमें तो कुछ होना चाहिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सन 90 या 92 की बात है जी। एक चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने फर्स्ट टाइम अपने कैंडिडेट उतारे सब जगह। हाँ। हमारे यहाँ से भी बीजेपी कैंडिडेट ठाकुर जगत सिंह चुनाव लड़े थे जी। इत्तेफाक ऐसा रहा उस इलेक्शन का उनका झिंझाने का इलेक्शन इंचार्ज बन गया जी। चलता रहा, कोई बात नहीं। तो वहां से हम राजनीति का सफर हमारा धीरे धीरे शुरू हुआ जी। फिर 94 में हमने लायंस क्लब इंटरनेशनल, एक बड़ी संस्था है, वो ज्वाइन किया। तब उसके जूनियर विंग होती है लियो रहा 3 साल। और वहां से हमें समाज सेवा का सीखने को मिला कि कैसे होती है। हमने 20-21 लड़कों की टीम बनाई, मेंबर बनाए जी। और चूंकि सबको जो पॉकेट मनी हमें मिलती थी उसमें थोड़ा थोड़ा बचा के और सब लोग उसमें किसी को कुछ दिलवा दिया, किसी को कुछ दिलवा दिया, वो करते थे जी। उसके बाद लायंस क्लब में आए। तो लायंस क्लब में आने के बाद में हमने देखा, क्योंकि लायंस क्लब का मेन विजन है आंखें जी। हमारा टोटल काम जो होता है वो आई पे होता है जी। बड़े गाजियाबाद में बहुत बड़ा अस्पताल है। तो भैया शामली बहुत सारे कैंप लगते थे, हमारे यहाँ कभी कैंप नहीं लगा झिंझाना जी। मैं अपने मेंबर से कहने लगा कि यार ये कैंप झिंझाने क्यों नहीं लग सकता। हाँ। क्या यार कैंप लगाने के लिए बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, वहां चिट्ठी लिखनी पड़े, ये उन्होंने बहुत सारी मुझे बातें बताई। हाँ। उसी दौरान एक हमारे चुनाव होना था, गवर्नर का चुनाव लड़ रहे थे वो साहब, उनसे मेरी मुलाकात हो गई बहुत बढ़िया। और उनका मेरा रिश्ता छोटे बड़े भाई का हो गया। उनका नाम भी आदरणीय श्री दीना मित्तल जी हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानता हूँ मैं, वो भी छोटा भाई मान। मैं एक दिन उनसे फोन कर लिया, मैं भाई साहब ऐसे बात है झिंझाना कैंप लगाना, क्या लाशी पता कब लगवाना कैंप। अच्छा। मैं भाई साहब परसों संडे परसों कैंप लग जाएगा। अच्छा सर। उन्होंने गाजियाबाद से अपनी पूरी टीम भेज दी। हमने 3 दिन में जितना प्रचार हम कर सके जी। 250 ओपीडी हुई इस कैंप में। 250 ओपीडी वनडे में? अच्छा। 3 डॉक्टर थे उस कैंप में।
और वो खुद है। अच्छा। हाँ, गाजियाबाद से जो हमारे क्लब के डिग्निटीज थी वो लोग आए। हाँ। मैं ताज्जुब मान गया, 250 लोग, और उसमें से करीब 50 या 60 लोग ऑपरेशन के लिए चिन्हित हो गए। 50-60 लोगों को ऑपरेशन होना है। अच्छा। कोई बात नहीं, हमने उन लोगों को सब गाजियाबाद उसी बस मंगवाई हाँ। और सब लोग गाजियाबाद भेजा, और वो सब लोगों का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क, कोई 5 पैसे साबित नहीं कर सकता कि मेरे 5 पैसे लगे। 59 लोगों का ऑपरेशन हो गया, बहुत सफल ऑपरेशन। हाँ। और हम भी थोड़ा मतलब भाई प्राउड फील किया। हाँ। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, और 2014 से 2023 तक मैंने 504 लोगों की मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ। और कोई आदमी साबित कर दे कि मेरे से 5 पैसे लिए हो। 504 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, बाय नेम बाय फोन नंबर। ये मैंने नहीं किया, मेरी संस्था, मेरे साथियों ने सहारा किया। वो शामली भी लगा सकते थे कैंप, कहीं और भी लगा सकते थे कैंप, लेकिन मैंने जब उनको रिक्वेस्ट ही मंगा, यार हमारे झिंझान में काम होना है, और झिंझान में मैंने 3 साल के अंदर करीब 2000 चश्मे फ्री बांटे। 2000 चश्मे, 2-4 हजार आई ड्रॉप, जिनका कभी किसी कोई 5 पैसे नहीं। हो सकता है 2-4-5 चश्मे और आई ड्रॉप तो आज भी बची पड़ी हो कहीं ना कहीं। तो सेवा का सफर चलता रहा। उसका फिर एक ब्लड वाली संस्था जुड़ गए, ब्लड डोनेशन में इंटरेस्ट हुआ। मैंने खुद 18 बार रक्तदान कर चुका मैं। अच्छा, हर साल करते हैं या कभी भी? एक साल में 3 बार भी किया। अच्छा। तो कई बार 2-2 साल भी हो गए। आज मैं एक मैसेज डाल दूं, मुझे सबकी जरूरत है, मेरे पास 10 मैसेज तुरंत आते, भाई साहब कहाँ जाना। अच्छा आशीष भाई, अभी आपने बात में एक बात का जिक्र किया कि मैं शुरुआत से समाज सेवा में लगा हुआ, और मेरी शुरुआत जो है वो राजनीति से हुई। मैंने भाजपा ज्वाइन किया और लंबे टाइम तक आप भाजपा में रहे, आप पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद भी जब आपके इलेक्शन का टाइम आता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। क्या कारण रहा कि इतने लंबे टाइम पार्टी में हैं, उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखो क्या है प्रशांत भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। मैं सन 90 में भाजपा में से रहा जी, और 90 से 2023 तक में मात्र 6 महीने जी मेरी कुछ आपस में, वो भी विवाद के कारण, कोई मन नहीं था। हाँ जी, लेकिन कुछ लोग अपने आप को ये मानते हैं ना पार्टी बस तुमसे ही है, तुम ही पार्टी के हो। हाँ। कुछ उनसे मेरी विचारधारा में अंतर आया, तो मैंने 6 महीने के लिए मात्र समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा। हाँ, मतलब 2090 से और 2023 तक 33 ईयर्स में। अच्छा। तो जब चुनाव का मेरा टाइम आया, उससे पहले चुनाव में भी मैं कैंडिडेट था जी। तो बस लोग ये कहते हैं तो सफाई है जी। वो तो खैर चलो, उस साल हमारी सीट ओबीसी आरक्षण में आ गई, तो चुनाव नहीं आने भी लोग जी। इस बार फिर चुनाव है, हमने सिंबल मांगा जी। तो जो देखो पक्ष और विपक्ष सबका होता है जी। असल में मतलब मुझे कहनी नहीं चाहिए बात, हम जब किसी की बराबरी नहीं कर सकते जी तो हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, सही बात, जलने लगते हैं। वो काम मेरे साथ है। मैं तो मस्त आती हूँ, मैं चलता रहता हूँ, पीछे कौन भौंक रहा, कौन डले माल करते रहो भैया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों ने पूरी 1 2 4 10 20 इकट्ठे होकर उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा। हाँ। मेरा सिंबल कटवा दिया, कोई बात नहीं, सिंबल कट गया तो मैंने अपना मन बनाया कि मुझे चुनाव लड़ना है जी। हालांकि मेरी वाइफ ने भी रोका, कुछ मिलने चिलने वालों ने भी रोका। और मन क्यों बनाया, मुझे ये देखना था कि मैंने 14 साल जो काम किया है कि जीवन में कुछ काम की वैल्यू है या नहीं है। मैं 2014 में गर्व के साथ कह सकूं व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना था, और 9-10 सालों में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो किसी व्यापारी को परेशान कर लिया जी। जब हम उनके साथ बैठे, उनको समझाई, बात की, तो हर चीज का समाधान बैठ गया। और लोग कहते हैं, मैंने देखा लोग नॉर्मली जब राजनीति में आते हैं सबसे पहले दलाली शुरू करते हैं। मैं बात बड़े गर्व से कह सकता हूँ, कोई आदमी मेरे आदमी ये नहीं साबित कर सकता कि मेरे जगह 5 पैसे दिलवाए या खाए। सही। इस कारण से चलो हमने चुनाव लड़े, चुनाव केवल अपनी वो देखने के लिए। हाँ, हम कहाँ हैं? लोग हाँ,
और हमने जिस दिन मेरा कार्यालय चुनाव का उद्घाटन था 2,500 लोगों की भीड़ थी किसमें, हाँ मैंने उस दिन स्पष्ट कह दिया था खड़े होकर जी, कि बच्चा हर साल पढ़ता है और हर साल पेपर देता है। सही बात है। मैं 10 साल पढ़ा, हाँ, एक बार पेपर दूंगा, और ये फर्स्ट एंड लास्ट है। ये फर्स्ट एंड लास्ट है। हाँ, अच्छा, मैंने बोला खुले माइक से, हाँ हार गया तो नहीं चुनाव लड़ूंगा, जीत गया तो नहीं चुनाव लड़ूंगा। जीत गया तो नहीं लड़ूंगा तो कारण ये है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम सीट ओबीसी में आ जाए, हाँ हम तो आरक्षित आ गई तो हम तो कहीं, और हार गया तो वैसे नहीं लड़ने का। जी, मगर लेकिन एक बात सुन लेना, यदि चुनाव हार गया, ये जिस दुकान में खुली हुई है, तो मेरे पास 12 बजे आते हो, 2 बजे अभी आते हो ना, ये शटर डाल दूंगा, मैं किसी के खड़े नहीं होगा काम के। लेकिन इस भाजपा ने हमारे समाज में जातिवाद का ऐसा जहर घोल दिया जी, अब तक तो लोग हिंदू और मुस्लिम में बटे थे, लेकिन इस भाजपा ने हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी जाति में बांट दिया। ये कश्यप है, ये सैनी है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये सुनार है, इस तरह की जातियों में बांट दिया। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ ये बात कह सकता हूं, उनके कैंडिडेट को जिसके साथ पूरा प्रशासन, पूरी भाजपा, मेरे भी कुछ लोग लग गए जी, तब वो 1980 वोटों तक पहुंच पाया। 1980 वोटर। हाँ, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे अपने भी दूर हो गए जी, मेरे साथ खड़े होने वाला कसम केवल एक दोस्त छोटा भाई है मेरा, जी, जो मेरे साथ 24 घंटे मेरे चुनाव मेरे साथ रहा। जी, उसका एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। साथ बहुत रहे, जी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करीब 900 वोट ले गया। मेरी समाज की तो 300-400 वोट थे, 600 वोट है टोटल, कुछ बाहर हैं, कुछ खिलाफ हो गए, कुछ डाल, हमारे यहाँ वोटिंग कम होता है, तो ये मान लो मेरे समाज के उसमें जो 900 वोट मुझे मिले, मेरे 300-350 वोट हों, 500-600 वोट उस कंडीशन भी मैं दूसरे समाज से लेकर आया। इलेक्शन अच्छा लड़े। मैं तो उसे भी अपनी कामयाबी मानता हूँ। जी, फर्जी वोट भी डलवाए, हाँ, हमारे लठ भी लगे, हाँ, लेकिन हम हटे नहीं, डिगे नहीं, अपनी बात पर डिग रहे, चुनाव लास्ट तक लड़े। अब हमने वो दुकान 2023 के बाद, चुनाव के बाद बंद कर दी। अब हम सुबह अपने आप उठते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल जाकर अपने घर पर आराम करते हैं। अच्छा आशीष भाई, आपने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो क्या फ्यूचर में आप चुनाव लड़ोगे? देखो, मेरा कहना यह है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी समय किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जी, लेकिन आज मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मुझे समाज सेवा का शौक, मैं समाज सेवा बिना राजनीति के भी हो सकती है। अच्छा, चुनाव से आपने क्या सीखा? चुनाव से मैंने ये सीखा है कि आज समाज में किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग चिल्लाते फिरते हैं और चेयरमैन बन गया, कुछ नहीं करा, लोगों को सबको पता है कौन क्या कर सकता है, लेकिन वो चुनाव के समय 2-3 दिन का समय ऐसा था, हर आदमी बहक जाता है। तो चुनाव के टाइम आपने क्या कर रखा, आपने खून दे रखा, जान दे रखी, आप 12 बजे रात को उठते किसी के साथ जा रहे, दिन में जा रहे, क्या कोई वैल्यू नहीं उस चीज की है। दिन में कहने मेरी बिरादरी का आदमी खड़ा है, मुझे वोट उसको दे। ये मैंने इस चुनाव से मतलब मुझे सीख मिली है। अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा एक टारगेट किया कि ये जो इस तरह की चीजें आ रही है, खासकर बात करें समाज की या जातिवाद की, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा अपना रोल अदा कर रही है, जबकि आप भाजपा के सिपाही रहे। तो क्या आपको लगता है कि ये सब जब से भाजपा सरकार में है तब से ऐसा हो रहा है, या पहले भी ऐसा कुछ था? देखो शायद भाई, मैं कल भी भाजपा का सिपाही था, और भले ही भाजपा में नहीं हूं, मुझे निष्कासित किया भाजपा बाकायदा जी, लेकिन मैं मन से आज भी भाजपा का ही हूँ जी। लेकिन मैं रहूं कहीं, यदि कोई मुझे गलत बात दिखती है जी, मैं चाहे भले उस पार्टी में हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। सही। आज पार्टी को चापलूसों की जरूरत है, चाटुकारों की जरूरत है, और चापलूसी और चाटुकारी मेरे अंदर नहीं है, ना मैं कभी की और ना मैं कभी कर सकता। और यही कारण है कि मैं पार्टी से पीछे हट गया, या राजनीति से पीछे हट गया। देखो सुनो, अपने जमीर का सौदा करके यदि हम आगे बढ़ रहे तो भैया मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं अपने घर बैठना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी की चाटुकारी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ा, वो बाय चांस आप हार गए, डजंट मैटर, लेकिन अगर जीत जाते तो क्या होता? झिंझाने को क्या विकास मिलता? क्या करते आप झिंझाने की? देखो, जीतने की बात यह है शाद भाई, यदि मैं चुनाव जीतता, लोग पंपलेट छपा दे, मैं सड़क बनवाऊंगा, बिजली कराऊंगा, पानी कराऊंगा, ये कुछ सड़क, बिजली, पानी, 3 चीज ऐसी हैं, यदि कोई चेयरमैन ना भी बने उम्र भर तो भी वहां होंगी। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में है। एसडीएम पे चार्ज होगा, वो कराएगा। अधिशासी अधिकारी वहां है, वो कराएगा।
मैं तो ये पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ 1864 से नगर पंचायत है जी। 1864। आज तक चेयरमैन ने किसी ने बन के नया क्या करा? कोई विश्वविद्यालय लाए, कोई लड़कियों का कॉलेज लाए, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री लगाई जिससे हमारे 100 बेरोजगारों को कोई रोजगार मिले। और सड़क पानी बिजली बोलझर है, ये कोई काम ही नहीं है। मैंने तब भी बताया था, मेरा सबसे पहला सपना था मेरे कस्बे की एंट्रेंस ऐसी हो कि यदि आदमी कहीं बाहर से आ रहा हो कस्बे में एंट्री करे तो उसे लगे झिंझाने में नहीं, मैं कहीं किसी बहुत बड़े शहर में एंटर हो रहा। उसके लिए गाड़ी वाला चौक पड़ा था हमारे एक जगह, वहां से डिवाइडर था जी। दोनों तरफ बढ़िया पोल लगते, बीच में लाइटें लगती, और वो करीब 3 किलोमीटर का एरिया है वहां तक। कस्बे में ऐसे बहुत काम है। बेचारे पिछले चेयरमैनों ने बाजार ऊंचा करा दिया, दुकान में लोगों को पानी भरने लगा। एक दिन रात को पानी भर गया, मैं रात खुद अपने बेटे के साथ में 2 बजे तक बाजार में रहा। बहुत लोगों का सामान जितना बचा सकते थे बचाया, लेकिन किसी के पास कोई विजन नहीं है। चेयरमैन बनना है भैया और मलाई चाटनी है, सीधी बात यह है। मुझे भगवान ने, कुदरत ने बहुत कुछ दे रखा। 400 रुपये महीना की नौकरी करने वाला आदमी आज 40 आदमियों को यदि तनख्वाह दे रहा जी, और समाज में जहां जहां खड़ा हो जाऊं मेरा सम्मान है। आज भी मैं चेयरमैन ट्रीट होता हूँ, आज भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, चेयरमैनों से ज्यादा चीफ गेस्ट रहता हूँ प्रोग्रामों में। इतने शादी, सुबह शाम तक 8-10 कार्ड शादी हो गए। तो मैं चेयरमैन तो अपने आप को चेयरमैन मानता हूँ। सही बात है, आप जनता के चेयरमैन हैं। मैं जनता का चेयरमैन हूँ। अच्छा, आपने एक बात बोली कि भाई देखो आपने किस संस्था से कौन सा काम करा डजंट मैटर, लेकिन वो काम आपके द्वारा कराया गया, वो विचार आपके दिमाग में आया कि आपने कैंप्स लगवाए, चश्मे डिस्ट्रीब्यूट कराए, और भी लोगों को बहुत काम कराए। चेयरमैन साहब अभी गद्दी पे वहाँ पे मौजूद है झिंझाना में, वो क्या कर रहे हैं? आशीष जी तो विकास कर ही रहे हैं, जो भी आज भी अपने स्तर से बन रहा है वो लोगों के सहयोग के लिए खड़े हैं। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? भाई 3 साल चेयरमैन का चुनाव हो गए जी। मैंने तो कोई कस्बे में ऐसा कोई नया काम देखा नहीं है, कोई ऐसा बहुत गरीबों के लिए कोई विशेष योजना आ गई हो या कोई बहुत विशेष सड़के वड़के। तो देखो गवर्नमेंट से बजट होता है जी जी जी, टाउन फंड होता है, राज्य वित्त आयोग का पैसा होता है, और बहुत सारे फंड है जी, वो आते ही हैं। लेकिन कोई नया काम मैंने 3 साल में अभी तक तो देखा नहीं भैया। आगे 2 साल बाकी है, उनमें कोई चमत्कार कुछ हो जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई डिग्री कॉलेज बन जाए, कोई लड़कियों का कॉलेज बन जाए, तो एक कोई अलग बात है। अच्छा, झिंझाने को लेकर, झिंझाने के लिए आपने जो सपना देखा है, आपका वो सपना क्या है? देखो, अब मेरा झिंझाना को लेकर कोई सपना नहीं है, सही बात तो ये है। अच्छा, हमारे यहाँ की जो एंट्री है जी, भाई बड़े लोगों को तो जरूरत नहीं है। हाँ, तो अपने मस्ते पैसे वाले लोग हैं, हाँ, इसी कमरों में पड़े रहे। कोई उनसे छोटे, उनकी बिरादरी का, उनके समाज का कोई छोटा बंदा आ जाएगा उसको उठने नहीं देंगे। तो उनमें उतनी अपने आप में उनकी क्षमता नहीं है कि वो खुद उस जगह आए। हाँ, और जो कोई हम जैसा कोई आने का प्रयास करेगा तो वे हमें इतना डेमोलाइज कर देंगे, हाँ, इतना डेमोलाइज कर देंगे कि वो बंदा खुद ही बेचारा अलग हो जाए। और छोटे आदमी जातिवाद में बेचारे बट गए। तो इसलिए अब कोई विजन कोई रहा नहीं। उसके बावजूद अपना एजुकेशन सिस्टम है। अब भी कोई बेचारा कोई बंदा है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जी, सब नहीं कर सकती, और भैया जिनका दे दे कोई बात नहीं, पढ़ा ले। सही, जहां तक एफर्ट्स होते हैं वो अभी अपना करते हैं, कोई सी बड़ी बात। अच्छा, जो युवा और जो संस्थाएं समाज के लिए या समाज के हित में कार्य कर रही है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी शाद भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी, यदि मैं लोग और मैं संस्था यदि खत्म हो गई ना जी, तो एक समाज का एक वर्ग ऐसा है उनका रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं जिस संस्था की बात कर रहा था, जो हमारा गाजियाबाद हॉस्पिटल में 20,000 ऑपरेशन पर ईयर होते हैं निःशुल्क, 20,000, जिसमें आप मार्केट में कराने जाओगे एक ऑपरेशन अगर 20 से 25,000 रुपये आता है, सफेद मोतिया का ऑपरेशन जी। डायबिटिक पेशेंट, हमारा डायबिटीज का इलाज फ्री है वहां पर। दुनिया भर के ब्लड कैंप लगाते हैं, दुनिया भर के कंबल रजाई बांटते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट की योजना तो पलित तो लगा दें, अधिकारी लगा दिया, कुछ और लोगों ने लगा दिया, 4-10 कंबल यदि आएंगे तो हो सकता है कि वहां तक 2 पहुंचे। लेकिन जो हमारे जैसे समाज में जो समाज सेवा कर रहे हैं ना, यदि वो उनका निश्चित है वो 20 लाएंगे तो 22 पहुंचेंगे, वहां 2 अपने पास से देगा, 2 अपने पास से देंगे। सही बात।
तो उनका रहना बहुत जरूरी है, उनका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और मैं बताता हूँ, ठीक है, समाज सेवा करना बहुत जरूरी है, कोई नहीं देख रहा तो कम से कम ऊपर वाला और मेरे पे देखो, मेरे इष्टदेव हनुमान जी हैं जी। बहुत लोगों ने मुझे मेरे बहुत गलत इल्जाम भी लगाए, बहुत तरह फंसाने का प्रयास किया, बहुत तरह के षड्यंत्र किए, चुनाव में भी किए, चुनाव से अलग भी किए जी। लेकिन मेरे बालाजी महाराज की, मेरे हनुमान जी की कृपा मेरे पे इतनी है, वो अपने उन मकसदों में कामयाब नहीं हो गए। अच्छा, अंत में जैसा हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे आपकी जिंदगी से जो आपने सीखा है वो आपके जीवन से क्या प्रेरणा ले? आप उनको क्या सिखाना चाहेंगे कि भैया मैंने जीवन में ये सीखा है, अगर आप ये करोगे तो 100% आपको नुकसान होगा, या ये करोगे तो 100% आपको नफा होगा, जो आपने पूरी लाइफ से सीखा है अब तक? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने बच्चों को, जो मेरे स्कूल में बच्चे हैं जी। सबसे पहले सीखो डिसिप्लिन। आप कितना पढ़ लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो जी, यदि आप डिसिप्लिन, हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो एजुकेशन हमारे लिए बेकार है। और मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम के लिए एक बात बोलता हूँ जी। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत महिलाएं भी आती हैं जी। कई बात पे हो जाता है कुछ बात, कई बार तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मगर इनको कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको हिंदू और मुसलमान बनने से पहले उनको एक अच्छा इंसान बनना। यदि वो एक अच्छा इंसान बन गया वो तभी एक अच्छा मुसलमान बन सकता है और तभी एक अच्छा हिंदू बन सकता है। क्या बात। और यदि जो इंसान बुरा है ना वो अच्छा हिंदू हो सकता और ना वो अच्छा मुसलमान हो सकता। सही बात, बहुत मैं ये बात बहुत जगह कहता हूँ। बहुत अच्छे आदरणीय आशीष साहब, सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया या मुझे इस इंटरव्यू के दौरान वो चीज़ पूछनी चाहिए थी? मैं एक बात कहना चाहूंगा अंत में जी, अपने शुभ चिंतकों के लिए जी, और या कुछ और दूसरी तरह के लोग हैं, वो भी देखो समाज में सभी तरह के लोग हैं। जी, जी। विपक्ष ना हो तो सारा जिंदगी जीने का मजा नहीं आता। सही बात है। और सिर्फ ना मुझे पॉपुलर ही मेरे विपक्ष ने किया। क्या सही बात। मेरे पक्ष करने वाले तो 10 लोग हैं जी, जी। और विपक्षी 90 जगह नाम लें। हाँ। तो मैं उन सबके लिए एक बात बोलता हूं जो आज मेरी चेयरमैन होने से या ना होने से खुश हैं जी, कि तुम्हारा वक्त अच्छा है, किनारा कर लो। वाह, तुम्हारा वक्त अच्छा है, किनारा कर लो। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, क्या बात। आशीष सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शाद भाई, आपने मुझे बुलाया। जी, जी, जी। आपसे मिलके मुझे, और चूंकि मैं जब उस दिन मैंने आपको सुना वहां पे जी, पाम लग्जूरिया में, जी, जी, मैं आपकी आवाज का कायल हो गया। उस दिन होस्टिंग चल रही थी, ज्यादा बात तो हो नहीं पाई। तो लेकिन मारी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, आपसे इन्होंने मुझे बहुत जल्दी मिलवा दिया। जी।